नाचे कौन। बाबा ने मुरारी की तरफ देखा और कहा, मुरारी हो जाए। अरे बाबा हम अकेले, आप भी चलो। मुरारी ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, अब बनारसी तो देखो बनारसी होता है। फूफा जी ने ढोल सुना तो उनका भी मन कर गया। वे भी मुरारी के साथ आए और कहा, मुरारी हम भी। का फूफा कमर अकड़ जाए तुम्हारी। मुरारी ने कहा, अरे हटो मुरारी, अभी कौन सा बूढ़ा आ गए हैं, तुमसे 2 साल बड़े हैं बस, आओ दिखाते हैं तुमको। कहते हुए फूफा जी मुरारी से भी आगे बढ़ गए और फिर तीनों ने जो समा बांधा है सब देखते ही रह गए। बेचारा मुन्ना तो अपने पापा और फूफा जी के कारण मुंह छुपा रहा था, लेकिन गौरी को मुरारी का ये अल्हड़पन देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वह तो खुद मुरारी को चीयर अप कर रही थी और मुन्ना उसे रोकने की कोशिश। इन सबसे बेखबर निशी और अंजलि प्लेट में रसमलाई भरकर निपटाने में लगी थी। घूमते घामते वंश वहां चला आया और अंजलि के बाल खींचकर कहा, जाओ मेरे लिए भी लेकर आओ। बिल्कुल नहीं, आप खुद भी जा सकते हैं। अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, चलो जाओ। वंश ने निशी को उठाते हुए कहा। निशी समझ गई कि वंश शांति से उसे खाने तो देगा नहीं, इसलिए वह उठी और वंश को घूरते हुए वहां से चली गई। वंश कुर्सी लेकर निशी के सामने आ बैठा। वह डांस करते लोगों की तरफ देखने लगा तो निशी ने कहा, मुझे लगा तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो, पर तुम तो। मैं सिर्फ उन्हें ही परेशान करता हूं जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, या तो मैं जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। वंश ने सामने देखते हुए कहा। उसका ध्यान अभी भी मुरारी, बाबा और बाकी सब पर था। जिन्हें हम पसंद करते हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाता, निशी ने कहा। वंश निशी की तरफ पलटा और कहा, अच्छा तो क्या किया जाता है निशी जी। वंश के मुंह से अपने लिए निशी जी सुनकर बेचारी निशी तो ऐसे ही सदमे में थी और आज तो वंश का बर्ताव उसे काफी अजीब लग रहा था। वंश का यूं एकटक आंखों में देखना निशी का दिल धड़काने लगा तो निशी ने नजरें घुमा ली। कितनी सेल्फिश है, अकेले सब खा रही है, ये नहीं कि पूछ लूं। ये अंजलि भी ना कहाँ रह गई, उधर बैठ के खुद ही ठूस रही होगी। वंश बड़बड़ाया। निशी ने सुना तो अपनी प्लेट वंश की तरफ बढ़ा दी। वंश ने देखा तो कहा, ओ तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा जूठा खाऊं, मुझे वश में करना चाहती हो। निशी ने हैरानी से वंश को देखा और कहा, क्या, मैं तुम्हें कोई वश में नहीं कर रही, खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। निशी ने कहा और उठकर वहां से चली गई। तो कर लो ना। वंश ने प्लेट में रखी रसमलाई उठाकर खाते हुए कहा। निशी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वंश उससे चाहता क्या था। वह झुंझलाते हुए वहां से चली गई और मुन्ना गौरी की तरफ चली आई। गौरी ने निशी को परेशान देखा तो उसे साइड में लेकर आई और कहा, क्या हुआ निशी, परेशान क्यों हो। वो आपका वंश, वो समझता क्या है खुद को, जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है, निशी ने खींचते हुए कहा। ओ निशी, तुम्हें वंश को परेशान करना है, खुद परेशान नहीं होना, गौरी ने कहा। मतलब, निशी ने मासूमियत से कहा। हाँ, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, गौरी ने सोचते हुए कहा। निशी कुछ देर मुन्ना और गौरी के पास रुकी। हंसी खुशी वाले माहौल में निशी वंश को भूल गई। डांस खत्म होते होते रात हो चुकी थी। गेस्ट हाउस के लॉन में सबके खाने का इंतजाम था। सभी बाहर चले आए। कुछ अंदर बैठकर बातों का लुत्फ उठा रहे थे। मुरारी लॉन की तरफ खड़ा मधुबाला के बारे में ही सोच रहा था कि अगर उसने अनु के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बेचारे का क्या होगा। मुरारी, अनु की आवाज मुरारी के कानों में पड़ी। मुरारी पलटा। उसे लगा अनु उसे जलेबी वाली बात के लिए डांटने आई है, तो वह सामने से ही बोल पड़ा। अनु, हम सच कह रहे हैं, अरे छाया तो हमारी बहन जैसी है, तुम्हारे अलावा किसी को प्यार भरी नजरों से ना देखे हैं हम, और देखेंगे भी काहे। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम से नजरें नहीं हटा पा रहे। मुरारी, तुम भी ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें खाने के लिए बोलने आई थी। तुम खाना शुरू करो तो मैं भी खाना खाऊं, अनु ने प्यार से कहा। क्या बात कर रही हो मैगी, तुम वो खाना नहीं खाई? चलो हम अपने हाथों से खिलाते हैं तुमको। पनीर टिक्का खाओगी? बहुत स्वादिष्ट बना है, आओ। कहते हुए मुरारी ने अनु का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। अनु,
जिसे मुरारी का आजकल ये वाला प्यार कम ही देखने को मिलता था, देखकर खुश हो गई और उसके साथ चली गई। वहीं पास में खड़ी मधुबाला उर्फ किट्टो मौसी ने जब ये सुना तो कटीली मुस्कान के साथ कहा, इनके साथ तो पनीर टिक्का खा लोगे मिसिर जी, पर हमारे साथ जो पालक पत्ता चाट खाए हो उसका हिसाब कौन देगा? किट्टो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? नंदिता ने आकर कहा तो किट्टो की तंद्रा टूटी और उसने पलट कर कहा, कुछ नहीं दीदी, बस देख रही हूँ आज सब कितने खुश हैं। गौरी को इतना अच्छा लड़का मिला है और परिवार भी। मैं गौरी के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ किट्टो, मुझे तो डर लगता था। गौरी जिस तरह से चंचल और मुंहफट है, उसे कैसा लड़का मिलेगा, पर अब मानवेंद्र जी को देखकर मेरा दिल भर गया है। वही है जो गौरी को संभाल सकते हैं। नंदिता ने कुछ ही दूर खड़े मुन्ना और गौरी को देखकर कहा, जहां मुन्ना अपने रुमाल से गौरी के गाल को साफ कर रहा था। अब हमारी गौरी है ही इतनी प्यारी कि उसे इतना अच्छा लड़का तो मिलना ही था। किट्टो मासी ने कहा, किट्टो, मैं कह रही थी कि क्यों ना अब तुम भी सब भूलकर अपने लिए कोई जीवन साथी चुन लो। ऐसे कब तक अकेली रहोगी? जिंदगी में हम सफर बहुत जरूरी है। नंदिता ने किट्टो की बाह छूकर कहा। किट्टो मौसी मुस्कुराई और कहा, जो दिल को भाया वो मिला नहीं, और अब जो मिलते हैं वो दिल को नहीं भाते। सोचा था मुझसे बिछड़कर वो मेरी तरह अकेला होगा, पर लगता है अब मुझे भी हम सफर ढूंढ लेना चाहिए। सच किट्टो, क्या तुम सच कह रही हो? मैं अभी जाकर ये खुशखबरी माँ को बताती हूँ। नंदिता ने खुशी से भरकर कहा। आज गौरी की सगाई के मौके पर उसे दुगनी खुशी जो मिल रही थी। नंदिता जैसे ही जाने लगी, किट्टो मौसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और कहा, ए दीदी, उन्हें मत बताना। उन्हें बताया तो वो अपने जमाने का कोई ढूंढ कर ले आएगी। मेरे लिए लड़का आप देखना, और माँ को ये मैं खुद बताऊंगी। उनसे माफी भी तो मांगनी है। ओह किट्टो, मैं आज बहुत खुश हूँ, नंदिता ने किट्टो मौसी के गले लगते हुए कहा। नंदिता के गले लगी किट्टो मौसी ने दूर खड़े मुरारी को देखा, जो अपने हाथ से अनु को खाना खिला रहा था, और दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। अपने ही महबूब की जिंदगी में आग लगाने का ख्याल किट्टो मौसी ने उसी पल दिल से निकाल दिया और नंदिता के साथ वहां से चली गई। निशी गौरी की सहेलियों के साथ लॉन में खड़ी बातें कर रही थी। गौरी के जैसे वह उसकी सहेलियों से भी जल्दी ही घुल मिल गई। इसमें कोई शक नहीं था कि आज गौरी के बाद सगाई में सबकी नजरें निशी पर ही थी, और क्यों ना हो, निशी आज इतनी प्यारी चौलक रही थी। वंश की नजर भी बार बार निशी पर चली जाती, और नवीन की नजर, वो हमारे वंश पर। नवीन शाम से ही वंश पर नजर रखे हुए था। हालांकि नवीन की नजर में वंश अच्छा लड़का था, लेकिन निशी और वंश को साथ देखकर नवीन बेचैन हो जाता, और ऐसा क्यों था ये बस नवीन जानता था। नवीन छुपकर वंश पर नजर रखे हुए था कि तभी मेघना ने आकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलकर खाना खा लीजिए। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, नवीन ने मेघना की तरफ पलट कर कहा, और जैसे ही वापस पलटा, वंश उसकी आंखों से ओझल हो गया। बाद में क्यों नवीन? वहां शिवम जी और बाकी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। एकदम से सारिका की आवाज नवीन के कानों में पड़ी। वह पलटा तो पाया मेघना के साथ साथ वहां सारिका भी खड़ी है। अरे मैडम आप, मैं सर के साथ कैसे खा सकता हूं? नवीन ने कहा। नवीन, आप अब मेरे मैनेजर नहीं हैं, बल्कि सगाई में हमारे मेहमान हैं। चलिए आइए, सारिका ने लगभग आदेश देते हुए कहा और आगे बढ़ गई। पीछे पीछे मेघना और नवीन चले आए। लॉन में एक तरफ बड़ों के लिए टेबल लगा था, जहां गौरी और मुन्ना के परिवार के सब बड़े मौजूद थे। शिवम ने नवीन को देखा तो आने का इशारा किया। नवीन शिवम की तरफ चला गया और मेघना सारिका के साथ अंदर चली आई, जहां बाकी सब महिलाएं खाना खा रही थी। मेघना ने देखा सारिका उसे और उसके परिवार को अपने परिवार का हिस्सा समझकर पेश आ रही है। सारिका की ये बात उसके दिल को छू गई। मेघना बहुत खुश थी। सभी बातें करते हुए खाना खाने लगे, और मेघना ने आज कितने सालों बाद ऐसे माहौल में वक्त बिताया था। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? कहो तो हम उसे बुलवा दें। वंश को खोया देखकर मुन्ना ने कहा। अरे मुन्ना, तुम्हें आज की शाम गौरी के साथ होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, भाभी बुरा मान जाएगी, वंश ने मुन्ना को छेड़ते हुए कहा।
तुम शायद भूल रहे हो कि हमसे कुछ छुपा नहीं है। मुन्ना ने कहा। क्या नहीं छुपा है? वंश ने मुन्ना की तरफ देखकर पूछा। वही बनारस घाट, डूबने से बचाना और किस। मुन्ना ने इतना ही कहा कि वंश ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, ए मुन्ना, ये सब क्या है? तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या निशी ने? मुन्ना ने बहुत प्यार से वंश के हाथ को अपने मुंह से हटाया और कहा, एक लड़की हमें अपने पहले चुंबन के बारे में क्यों बताएगी? उस दिन हम वही थे, बस तुमने नहीं देखा था। अब किसी लड़की को कैजुअल किस। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। गौरी के साथ रहकर तुम भी नौटी हो चुके हो, वंश ने कहा। मुन्ना वंश के सामने आया और कहा, वंश, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम जानते हैं निशी को लेकर तुम्हारे दिल में भावनाएं बहुत पहले से है। तुम उन भावनाओं को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम दोनों का गुस्सा हर बार बीच में आ जाता है और चीजें बिगड़ जाती है। तुम्हें निशी से बात करनी चाहिए। और वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर औरत पसंदीदा हो तो सामने से पहल की जा सकती है। वंश खामोशी से सब सुन रहा था। वंश भी जानता था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में निशी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इसीलिए तो वह हर बार निशी और अपना झगड़ा भूलकर उसके पास वापस चला जाता था। वंश को खोया हुआ देखकर मुन्ना ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कोई और उसे ले जाए और तुम बैठकर पछताओ। हम चलते हैं, बहुत भूख लगी है हमें। कहकर मुन्ना, या यूं कहे वंश के सीने में आग लगाकर मुन्ना वहां से चला गया। वंश ने पलटकर निशी को देखा। वह ऋतुप्रिया के साथ खड़ी हंस रही थी। वंश निशी से बात करने के इरादे से उसकी तरफ आया। निशी, वंश ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज निशी तक पहुंचती इससे पहले ही एक हैंडसम लड़का वहां आया और निशी से कहा, हाय, एक्चुअली मैं जब से यहाँ आया हूँ आपको ही देख रहा हूँ। आप मुझे थोड़ी अलग लगी। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? निशी ने देखा वंश भी वहीं खड़ा है। वंश को चिढ़ाने और खिजाने का यह सबसे अच्छा मौका था। लड़के की बात सुनकर वंश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और चेहरे पर सख्ती उभर आई। उसने धीरे से गर्दन हिलाकर निशी को ना जाने का इशारा किया, लेकिन आज तो निशी वंश पर आग गिराने के इरादे से यहाँ आई थी। उसने लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल। वंश ने सुना तो उसके कलेजे पर जैसे सांप लौट गए। वह बिना पालक झपकाए निशी को घूरते रहा और निशी उसके सामने से उस लड़के के साथ चली गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या निशी और वंश में फिर से होने वाला है कोई झगड़ा, या इस बार उन दोनों की ट्रेन पटरी पर आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।